हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स के अंदर। ट्रांसफरर कंपनी ये वो कंपनी होती है जो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करती है अनदर बिजनेस के पास अमलगमेट होने के लिए। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि क्या मेथड रहते हैं परचेज कंसिडरेशन के, जिसमें हमने 4 मेथड कवर किए थे। लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट असेट मेथड और इंट्रिंसिक वर्थ मेथड को कवर किया था। डिटेल में विद एग्जांपल कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है ट्रांसफर कंपनी की बुक्स के अंदर वो सेम ही रहेगा, चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो। ट्रांसफर कंपनी के केस में कोई भी चेंजेस है जो नहीं आएगा। दोनों मेथड में सेम तरीके से हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कंपनी होती है वो सीज़ कर लेती है। सीज़ का मतलब होता है कि जब ट्रांसफ़र कंपनी अपने आप को ट्रांसफ़र कर देती है किसी अदर कंपनी के पास अमलगमेट होने के लिए, तो जो उसके फंक्शंस होते हैं, जो उसके काम होते हैं, एक सेपरेट एंटिटी के रूप में वो बंद हो जाते हैं। जिस कारण से जितने भी अकाउंट्स होंगे ट्रांसफ़र कंपनी के वो सभी क्लोज करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट भी क्लोज करनी पड़ेगी। असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करके क्या प्रॉफिट आता है, क्या लॉस आता है, ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से ही पता चलता है। तो कौन सी एंट्रीज है जो पास की जाएंगी ट्रांसफ़र कंपनी के बुक्स को क्लोज करने के लिए? सबसे पहले जितनी असेट्स हैं जो टेक ओवर कर ली गई ट्रांसफर कंपनी द्वारा वो ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू के ऊपर, जिसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। यहाँ पे हर एक असेट को इंडिविजुअल बेस पे दिखाना है। अब यहाँ पे सन्ड्री असेट्स को क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि असेट बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस रखती है, तो जब इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसको अब पलट के बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। इस कारण से हमने यहाँ पे सन्ड्री असेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो यहाँ पे जब सन्ड्री असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बातें ध्यान रखेंगे? सबसे पहले कि अगर ट्रांसफर कंपनी कैश को टेक ओवर नहीं करके गई, बैंक बैलेंस को टेक ओवर नहीं करके गई है, तो हमें कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करना। इसी तरीके से जो फिक्टिशियस असेट्स होती हैं जैसे शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट और जो कमीशन होता है शेयर इशू करते समय, डिबेंचर इशू करते समय, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करने, ये डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो गुडविल और जो अदर इंटेंजिबल असेट्स होती हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, और ये हमेशा ट्रांसफ़र किए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जो इनकी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी उसी वैल्यू पे से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर कुछ प्रोविजंस हैं असेट्स के ऊपर तो उन असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ग्रॉस फिगर के ऊपर, और जो प्रोविज़न रहेगा उसको अलग से ट्रांसफ़र कर देंगे लायबिलिटी में। क्योंकि जैसे हमारे पास जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ प्रोविजंस क्रिएट किया होता है, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, डेटर के ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो जो असेट्स होती है उसे तो हमने ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देना है, और जो प्रोविज़न होता है उसे हमें अलग से लायबिलिटी साइड है जो ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, अमाउंट उसका 1 लाख रुपये है। अब इस ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किया गया 5,000 का, तो इस केस में जो ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख के वो तो ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में असेट साइड से, और जो 5,000 है इसको अलग से हमने लायबिलिटी साइड पे जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो अलग से इसको 5,000 को लायबिलिटी साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई है। सेकेंड एंट्री में हमने जितनी लायबिलिटीज़ हैं जो टेक ओवर की गई ट्रांसफर कंपनी द्वारा वो ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने असेट है जो ट्रांसफ़र की रियलाइजेशन अकाउंट में, सेकंड एंट्री के अंदर जो लायबिलिटीज़ है वो ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट बैलेंस रखती है, जब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा।
तो अब इसमें जर्नल एंट्री पास की जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे भी जितनी लायबिलिटी है उन सभी को इंडिविजुअल बेस पे दिखाना है, हर एक लायबिलिटी को एक एक करके दिखाएंगे। तो जब लायबिलिटी ट्रांसफ़र की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ बातों को ध्यान रखा जाएगा। कौन सी बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहले जो लायबिलिटी होती है जो टेक ओवर की जाती है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, जैसे कि डिबेंचर्स या जो भी अदर आउटसाइड लायबिलिटी होती है, तो जो लायबिलिटी टेक ओवर की गई वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक बार तो ट्रांसफरर कंपनी की लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेती है और बाद में उसे पेमेंट करके डिस्चार्ज कर देती है। और सेकेंडली कि जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं जैसे क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व, जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, ये डायरेक्टली शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा जो फंड डिनोट करते हैं लायबिलिटी, यानी कि ऐसे फंड होते हैं कई जो लायबिलिटी को डिनोट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो वर्कमैन कंपोजिशन फंड होते हैं या फिर जिसे हम एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड बोलते हैं। ये ऐसा फंड होता है कि अगर वर्कर ने क्लेम कर दिया तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, अगर वर्कर ने क्लेम नहीं किया तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं शेयर होल्डर में। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे फंड जो लायबिलिटी नोट करते हैं उसे तो हमने डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। अगर मान लेते हैं कि ऐसा फंड है कोई जिसमें पार्शली तो लायबिलिटी है और पार्शली अभी अनडिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने इसके दो हिस्से कर लेने हैं। जो लायबिलिटी है उसको पे कर दिया जाएगा, जो अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शेयर होल्डर में। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड का। एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड है 50,000 से। अगर यहाँ पे कोई लायबिलिटी अगेंस्ट इसके अराइज नहीं होती तो सारा अकम्युलेटेड प्रॉफिट है इसे शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते कि लायबिलिटी अराइज होगी 40,000 की, तो टोटल 50,000 में से 40,000 तो लायबिलिटी में कर देंगे और जो 10,000 रह जाएंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर में जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो 50,000 में से जो 40,000 लायबिलिटी बन गई है इसे तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है और जो 10,000 रह गए इसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करेंगे परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, यानी जो परचेज कंसिडरेशन उसे ड्यू करेंगे तो उसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री आती है परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने के बाद परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने की। जो पैसा रिसीव होता है वो बैंक अकाउंट में दिखाएंगे, जो शेयर्स मिले ट्रांसफरी कंपनी के वो शेयर्स में दिखाएंगे और टू ट्रांसफरी कंपनी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने की जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी, परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे रिसीव किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अगर कुछ असेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा टेक ओवर नहीं की जाती, जब उन असेट्स को सेल किया जाता है तो उसके लिए जनरल एंट्री पास करते हैं कि असेट को सेल करके पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर असेट को सेल करके कुछ लॉस हो गया तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, टू असेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। असेट डेबिट बैलेंस होता है, जब इसको सेल किया जाता है तो पलट के क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस में अगर कोई लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा टेक ओवर नहीं की गई है तो उस लायबिलिटी की पेमेंट है जो ट्रांसफरर कंपनी को अब करनी पड़ेगी। तो जनरल एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब इसकी पेमेंट की जाती है तो ये पलट के बैलेंस डेबिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तब करेंगे जब कुछ एक्सेस यानी कि ज़्यादा अमाउंट है जो पे करनी पड़ेगी। जब पेमेंट किया जाता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो जनरल एंट्री बन जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट केस आता है कि जो लिक्विडेशन के खर्चे होते हैं, यानी कि जब बंद की जाती है कंपनी तो उसके कुछ खर्चे आते हैं लिक्विडेट करने के, तो अगर ये खर्चे ट्रांसफर कंपनी ने खुद पे कर दिए तो उस केस में जनरल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। लेकिन नेक्स्ट केस बनता है कि अगर जो ये लिक्विडेशन के खर्चे हैं ये ट्रांसफरर कंपनी द्वारा नहीं पे किए गए, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा पे किए गए हैं,
तो जब ट्रांसफरी कंपनी द्वारा पे किए गए तो उस केस में दो केस बनते हैं। पहले कि अगर एक्सपेंस डायरेक्टली ट्रांसफरी कंपनी ने पे कर दिए तो यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी अपने बुक्स के अंदर एंट्री पास नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी तब एंट्री पास करेगी जब वो खुद पे कर रही है, जैसे कि रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट में एंट्री पास की है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी ने खुद पैसे है जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है जो पे की है। अगर इस केस में जैसे बताया गया कि अगर ट्रांसफरी कंपनी ने पे किए एक्सपेंस तो वो ट्रांसफरी कंपनी पे करेगी जो एक्सपेंस, तो उसकी एंट्री ट्रांसफरर कंपनी अपनी बुक्स के अंदर नहीं करेगी। और हम ये किसकी बुक्स के अंदर एंट्री पास कर रही है? ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स के अंदर एंट्री पास कर रही है। नेक्स्ट केस बनता है कि अगर लिक्विडेशन के एक्सपेंस एक बार तो ट्रांसफरर कंपनी ने पे कर दिया और बाद में उसने किससे चार्ज कर लिए? ट्रांसफरी कंपनी से चार्ज कर लिए, तो इस केस में जर्नल एंट्री पास की जाएगी। एक बार तो अपनी जेब से पे कर रही है ट्रांसफरर कंपनी, तो जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे ट्रांसफरी कंपनी टू बैंक अकाउंट। जब ये खर्चे रीइंबर्स करवा ले जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी से ट्रांसफरर कंपनी द्वारा, तो उस केस में क्या होगा? यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी के नाम से, यानी कि एक बार तो पहले ट्रांसफरर कंपनी ने अपनी जेब से दे दिए, फिर बाद में वो रिवर्स करवा लिए ट्रांसफरी कंपनी से। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन के अंदर। नेक्स्ट एंट्री कहती है कि अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाई गई लेकिन अब उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई है लेकिन अब उसकी यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है, तो उस केस में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में होती तो हम इसकी पहले ही एंट्री पास कर चुके होते जब हमने लायबिलिटी जो ट्रांसफ़र की थी उस केस में सेकंड एंट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो ये ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर थी नहीं, एकदम से ये अराइज होगी, तब इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब हमने जो ये जर्नल एंट्री पास की है इन सभी जर्नल एंट्री के बेस पे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और जो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के नाम से। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आता है तो वो भी कौन सफ़र करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर ही सफ़र करेंगे, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा रियलाइजेशन का। अब हमने असेट्स का हिसाब कर दिया, लायबिलिटी का हिसाब कर दिया। जो हम रिजर्व्स होते हैं सिक्योरिटी, रिजर्व सिक्योरिटीज़ के अंदर जो रिजर्व्स होते हैं सिक्योरिटीज़ होती हैं, अब उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट के अंदर। उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे कि जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व फंड है, कॉन्टीजेंट फंड है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपोजिशन फंड, इंश्योरेंस फंड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सभी हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देने हैं। अगर ये रिजर्व्स अकोमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है, तो जो लॉसेस होंगे या जो एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी किनको बोर्न करने पड़ेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को ही। तो इस केस में हमने जर्नल एंट्री पास करनी है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं जैसे कि शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट और शेयर एंड डिबेंचर अकाउंट, ये सभी बोर्न किए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा। तो इस तरीके से हिसाब कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट एंट्री में हमने असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी, सेकंड एंट्री में हमने लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी, और नेक्स्ट जो असेट्स लायबिलिटी के अलावा लायबिलिटी साइड पे जो रिजर्व्स थे, जो अकोमुलेटेड प्रॉफिट थे, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। असेट साइड पे जो फिक्टिशियस असेट्स थी जो वो भी ट्रांसफ़र कर दी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। सारा बैलेंस शीट का हिसाब क्लियर हो चुके हैं। अब लास्ट में शेयर होल्डर है जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनको परचेज कंसिडरेशन पे कर दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो बैंक परचेज कंसिडरेशन में रिसीव हुआ इन्हें, और जो शेयर्स मिले ट्रांसफर कंपनी के ने, वो हमने इसको दे देने हैं लास्ट में। तो ये इसी के साथ जो इसकी जर्नल एंट्री है ट्रांसफर कंपनी की वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से ट्रांसफर कंपनी के बुक्स के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर किया जाएगा। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।